फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साइट 369 में। हिंदी भाषा और उसके विकास को लेकर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट वीडियो था हिंदी भाषा और उसके विकास, जिसमें कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के डिफिनेशंस और उससे बनने वाले कुछ तथ्य के बारे में मैंने बात किया था। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारा आज का है ये है कि हिंदी और उसकी उपभाषा और उनकी बोलियाँ को लेकर। तो देखते हैं यहाँ पे किस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली हुई है और उनकी कौन कौन सी बोलियां हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्वरशैनी अपभ्रंश। स्वरशैनी अपभ्रंश से जो हमारी उपभाषाएं निकली है वो है पश्चिमी हिंदी, एक आ जाते हैं यहाँ पे राजस्थानी हिंदी, और फिर आ जाते हैं पहाड़ी हिंदी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड। तो यहाँ पे ये आ जाते हैं और देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकली है। इसके अंतर्गत आकार बहुला होती है और ओकार बहुला होती है। दो तरह की भाषाएं यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कि आकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी, ओकार बहुला। तो इसमें है कौरवी, हरियाणी, हरियाणी को बंगरू भी बोलते हैं, और दक्षिणी। और ओकार बहुला की बात करेंगे तो जिसमें आ जाएंगे ओकार बहुला में आ जाएंगे जो हमारे ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे राजस्थानी। राजस्थानी जो हमारी दूसरी उपभाषा है जो कि स्वरशैनी अपभ्रंश से निकली है, इसकी जो बोलियां यहाँ पे आ जाएंगी मारवाड़ी, मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है और मालवी है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो हमारे आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी की हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अर्धमागधी जो है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, इससे जो हमारी उपभाषाएं निकली है वो निकली है पूर्वी हिंदी। क्या निकली? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोली क्या है? सॉरी फ्रेंड, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी कि ए, बी और सी। ठीक है, ऐसे भी करके इनको याद रख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे मागधी अपभ्रंश जो है, इससे निकली है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी से हमारी कौन कौन सी बोलियाँ निकली है? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये हमारा एक पॉइंट था, तीसरा अध्याय जिसको हम बोल सकते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट आएगा इसमें है कि हिंदी की बोलियाँ और उनके जो है नामकरण करता है, यानी कि किसने किस बोलियों को नाम दिया है। तो यानी कि यहाँ पे बोलियाँ दी गई है और यहाँ पे नामकरण करता। तो यहाँ पे कौरवी राहुल सांकृत्यायन जी ने, ब्रजबुली ईश्वर चंद गुप्त ने। अब यहाँ पे मैं इसको याद करने का भी ट्रिक बता सकती हूँ आप लोगों को। राजस्थानी ग्रियर्सन, डिंगल जो है वो है बांकीदास, हरियाणी जो सॉरी फ्रेंड, बिहारी जो है ये भी ग्रियर्सन, याद रखना है। राजस्थानी और बिहारी दोनों ग्रियर्सन ने दिया है। उसके बाद भोजपुरी जो है रेमंड ने दिया है, मैथिली कॉलब्रुक्स ने दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यानी कि मैंने अध्याय का नाम दिया है यहाँ पे, वो है कि हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ के अन्य नाम एवं उनकी उपबोलियाँ। यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस उतने तो नहीं बनते हैं, मे भी हमारे सिलेबस में लगे हैं तो पढ़ना हमारा फर्ज है। तो देखते हैं यहाँ पे हरियाणी का जो अन्य नाम है बंगरू और देशवाली। इनकी उपभाषाएं जो आती है वो है जादू और चमरवा। ठीक है। ब्रजबुली अंतर्वेदी, और इसकी है भुक्सा और जादोवाटी और डांगी। ठीक है। बुंदेली का है बुंदेलखंडी। यहाँ पे आप लोग उपभाषा देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अवधी की बात है कौशली और बेसवाड़ी। कौरवी का है खड़ी बोली। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे छत्तीसगढ़ी का। छत्तीसगढ़ी का जो है खलटाही और लरिया। बघेली का रिवई। डिंगल और पिंगल का जो नाम है, डिंगल का नाम भाट भाषा, पिंगल का नाम क्या है? इनके नाग भाषा। तो ये इनके हो गए बोलियां और उनके अन्य नाम और इसकी उप बोलियां जो आती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अध्याय जो आ जाएगा 5, यानी कि इसका जो हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिसको पढ़ना है वो है कि हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र। यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से बोलियां दिए गए हैं और एक तरफ इनका क्षेत्र दिए गए हैं। मैंने कुछ ही क्षेत्र को लिए गए हैं इंपॉर्टेंट से, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ब्रज भाषा का क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। ठीक है। बुंदेली का है, बुंदेली उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है और मध्य प्रदेश में भी बोली। उत्तर प्रदेश में यहाँ हम देख सकते हैं झांसी, उश्नोई, जालमोर और हमीरपुर। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे जालनोर ही है फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए मैं इसको कंफर्म कर रही थी। मध्य प्रदेश की जो हमारी मध्य प्रदेश में जो बुंदेली बोली जाती है वो सागर, ओरछा, दालिया होगा फ्रेंड्स यहाँ पे।
और उसके बाद है औरंगाबाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्नौजी की बात करेंगे तो कन्नौजी का क्षेत्र जो है इटवा, फारुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत और शाहजहांपुर, कानपुर, मरवाड़ी जो है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर, कुमाऊनी जो है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। उसके बाद गढ़वाली जो है टिहरी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी। मालवी जो है उज्जैन में, रतलाम में, इंदौर में और देवास में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कौरवी बिजनौर में, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एकदम भी आई है। अहमदाबाद, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर। दक्षिणी जो है बीजापुर, गोलकुंड, अहमदाबाद और यहाँ पे हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा अवधि का कौन कौन सा क्षेत्र है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोड़ा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे बघेली जो आ जाती है, रीवा, सिंधी, सतना, सिंगरौली, मिर्ज़ापुर। बिहारी जो बोली जाती है ये भी इम्पोर्टेंट है, भोजपुर, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है जो कि मैंने वहाँ पे सिलेबस टाइप से बनाए हुए थे, उसमें है कि यहाँ पे हम देखेंगे देवनागरी लिपि का मानकीकरण को लेकर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लिया है, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं लिपि के विकास क्रम को। सबसे पहले हम देखते हैं जिसमें कि सबसे पहले हमारा चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। और ध्वनि लिपि से ही हमारी दो लिपियाँ निकली है, जैसे कि इसमें है अक्षरात्मक और यह है वर्णात्मक। अक्षरात्मक से हमारी हिंदी लिखी जाती है और वर्णात्मक से हमारे रोमन यानी कि इंग्लिश लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक कथन देख लेते हैं। इस पे कामता प्रसाद गुरु लिखित ने कहा है कि लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए वो भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में वो वर्ण कहलाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ये इनका कथन है कामता प्रसाद गुरु जी का। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे जो आएंगे कि लिपि के विकास क्रम में जो हमारे जैसे कि देवनागरी लिपि तक, क्योंकि यहाँ पर जो लिपि का विकास क्रम और यहाँ पे हम देखेंगे देवनागरी लिपि का विकास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि से दो लिपियाँ निकली है, वो है दक्षिणी शैली और दूसरा आ जाता है यहाँ पे उत्तरी शैली। अब यहाँ पे इनको उत्तरी शैली और उसके बाद उत्तरी शैली से जो निकली है वो है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि 4 से 5वीं सदी में, और गुप्त लिपि से जो हमारी अगला लिपि निकली है वो है सिद्ध मात्रिक लिपि। इसको कुटिल्य लिपि भी बोलते हैं, ये 6वीं सदी में। और कुटिल्य लिपि से जो निकली है वो है देवनागरी लिपि, और इसी कुटिल्य लिपि से दूसरा निकला है शारदा लिपि। तो ये 10वीं सदी में, ये याद रखना, इनसे ये दोनों निकली है, ना कि ये देवनागरी लिपि से शारदा लिपि निकली है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में मिलान करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में देखेंगे, किसमें यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि 14 सितंबर 1949 में भारत के संविधान में हिंदी की राजभाषा की मान्यता दी गई। संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 346 से 51 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 8वीं अनुसूची 22 भागों की मान्यता प्रदान की गई है, इसमें हिंदी को शामिल किया गया है। यानी कि संविधान की अनुच्छेद की सूची 8वीं और में 22 भाषाओं की मान्यता की बात, मतलब कि 22 सॉरी फ्रेंड हाँ 22 भाषाओं की मान्यता की बात की गई है, सही है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद जो 120 है हमारा, इसमें संसद की भाषा की बात की गई है। संसद क्या होता है हमारा, छोटा होता है, किससे, विधानमंडल से, इसीलिए यहाँ पे कितना है 120। उसके बाद अनुच्छेद 210 की बात करेंगे तो 210 बड़ा अंक है इससे, है ना, तो ये विधानमंडल की भाषा की बात करते हैं। अब हम भाग 17 से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं जो कि हमारे भाषा से संबंधित किए गए अनुच्छेद बने हैं, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया है
है कि अनुच्छेद 346 से 351 के बीच है। तो यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 346 नहीं होगा फ्रेंड्स, 343, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा 343, ठीक है। 343 यहाँ पे देखते हैं, ये कहता है यहाँ पे कि संविधान की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, और अंकों का रूप क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, ठीक है। 44 कहता है हमारा कि राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा, और 45 कहता है कि हमें इसमें राज्यों का यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी भाषा का चयन कर सके। 46 क्या कहता है कि संघ की शासकीय प्रयोजन के लिए तत्सम प्राधिकृत भाषा 2 राज्यों से अधिक आपसी करार करने पर प्राधिकृत भाषा हिंदी होगी, यानी कि यहाँ 2 राज्य जो है आपसी भाषा में हिंदी रख सकते हैं, ठीक है। 47 कहते हैं कि यदि राज्य की जनता मांग करे तो उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या होगा, दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि ये वाला 46 क्या बोल रहा था, हमारा 46 बोल रहा था कि 2 राज्य अगर ये बात माने कि उसकी कौन सी भाषा होगी आपसी बात करने के लिए, पत्राचार करने के लिए, तो वो हिंदी को रख सकते हैं या फिर कोई अन्य भाषा को भी रख सकते हैं, यहाँ पे ये कहा है। और उसके बाद ये 47 क्या बोलता है कि अगर जनता की मांग हो, जैसे कि मांग हो कि हिंदी अंग्रेजी भी रहेंगे, तो 2 राज्य की भाषा भी हमारी हो सकती है, ठीक है। मे भी शायद यूपी में है, शायद मैं भी कंफर्म नहीं हूँ उस बात को लेकर। और यहाँ पे 348 कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे न्यायालय की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे है 49 कहता है कि प्रारंभिक 15 वर्षों के लिए भाषा संबंधित नियम जो बने तो उनके बारे में। 50 कहता है कि भाषा अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो अधिकार के लिए अनुच्छेद बने वो 350। 51 कहता है कि संघ का ये कर्तव्य है कि वो हिंदी का क्या करे, प्रचार प्रसार करे। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक रहा फ्रेंड्स, ये हिंदी भाषा और उसके विकास। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें से क्या क्या आते हैं, तो वो एक आर्य भाषा से क्वेश्चन हमारे भी आ जाते हैं, उनको भी देखना, एक वर्ण वाले से जो आ जाते हैं उनको भी देखना। तो ये सब कुछ आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको मतलब पढ़ाना कुछ ये नहीं है, आपके पास बुक भी होगा उससे। और मैंने यहाँ पे जो बताया ये बहुत ही शॉर्ट टर्म नोट्स के तहत ही इनको बताया है। तो आई होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी तैयारी में और अपनी तैयारी को भी 4 चांद लगा सकते हैं। तो मिलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हिंदी साहित्य पे होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।